हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आप लोगों ने अभी 10th से प्रमोट होकर आप लोग +1 में आए हैं। हमने आपके पास +1 का 5-6 लेक्चर्स का मटेरियल भेजा है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो लोग लगातार नोट्स बना रहे हैं, मेरे पास भेज रहे हैं। पढ़ाई का सही महत्व है बच्चों। वो महत्व ये है कि जो कुछ पढ़ाया जाए उसको बच्चा ज़रूर एक बार पढ़ ले, उसके ऊपर सोचे कि मैंने कितना सीखा, कितना मैं कवर कर पाया, और उस चीज़ों की प्रैक्टिस करें। इसलिए लगातार हम लोग आपके पास वीडियो नहीं भेजते। पहला वीडियो भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनका पर्पज़ था अपना कि वो एक पूरे टॉपिक को कवर करवा रहे थे, मोर कॉन्सेप्ट के टॉपिक को। आशा करता हूँ आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा होगा, आपको वो समझ में आए होंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं आगे, आप लोगों को रूटीन में डाला जा रहा है। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएँ सारी, तो उस समय फिर आपके पास हम यहाँ से एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन भेजेंगे। एक बात और भी ध्यान रखना, विशेष रूप से जो मेरे सेक्शंस के बच्चे हैं F2 F3 के बच्चों, 4 मई को एक एग्ज़ाम है। हमारा पर्पज़ +1 पढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पज़ आप लोगों को फाइट करवाना है इंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें नीट भी आता है और जिसमें JEE मेंस और JEE एडवांस भी आता है, IIT के लिए। वो पर्पज़ है, उस पर्पज़ का ही मोटिव है। हर बच्चा उसी मोटिव से पढ़े कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है या बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, और ये दोनों में से कुछ भी ना बनना हो तो मुझे कम से कम इस सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़कर और आगे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। सब कुछ पॉसिबल है। आप जैसे ही बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ कर गए और आज वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सी महारत हासिल कर रखी है, बहुत कामयाब है। बच्चों, सभी से मेरी दोबारा से एक अपील है, सभी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब 4 तारीख को पेपर हो, उस पेपर के अंदर आप लोगों का सिक्का चलना चाहिए। दूर दूर तक नज़र आवाज़ आनी चाहिए इस बात की कि F2 और F3 का बच्चा सब किसी को बीट कर टॉप कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं बच्चों आज अगला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, मोर कॉन्सेप्ट का ही लेक्चर नंबर 6 है। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेपर टेस्ट। शुरू करते हैं बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन से। हमें किसी में परसेंटेज कंपोजिशन आपको बता रहा हूं, परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। हमें किसी ने कहा कि सर वाटर के अंदर H2O है, वाटर, इसके अंदर हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। H2O वाटर है, वाटर के अंदर हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, एक हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। जब हमसे ये कहा जाए कि सर परसेंटेज कंपोजिशन बताओ वाटर के अंदर कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, तो यदि मैं देखें H2O वाटर देखें, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। टोटल यदि इसका मास देखें, टोटल मास ऑफ H2O यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का मास हो गया 1 × 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। हाइड्रोजन का टोटल वाटर के अंदर का मास जो है H2O का वो 18 आता है। अब मुझसे पूछा गया परसेंटेज बताइए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मैं क्या करूं? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मैं कहूं इस कंपाउंड के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों इसमें? यदि देखें आप टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और बच्चों परसेंटेज है तो इनटू 100, बोलो भाई इनटू 100। यदि हम देखें कि परसेंटेज टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन H2 के अंदर तो H2 है तो 2 हो गया, टोटल मास 18, परसेंटेज निकालनी है इनटू 100, 2/9 दैट इज इक्वल टू 100/9। यदि हमें कहा जाता है कि सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी बताइए, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज यदि पूछता तो हम कहते हैं बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ H2O
H2O परसेंटेज था इनटू 100, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, टोटल मास H2O का 18 इनटू 100, 8/9, 800/9। जरूर जब आप नोट्स बनाएं तो इन डाटा को आप सोल्व करें बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इन डाटा को आप सोल्व करें। क्लियर सभी? और करते हैं भाई। यदि हमें कहा जाए कि सर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2, इस CO2 का टोटल मास देखें। यदि हम CO2 के अंदर हमसे पूछा गया क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है, तो जो हमने कहा कि भाई CO2 का मास देखने पहले कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 इनटू 100। तो बोलो यार, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 इनटू 100। मास ऑफ कार्बन बताओ कितना है, 12 अपॉन CO2 का 44 इनटू 100। एक जब दो एलिमेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो उन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड कर लेते हैं, और दूसरे की निकालनी हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ भी नहीं करना, टोटल परसेंट था 100, 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ कार्बन को, वो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और चले बच्चों और क्वेश्चन करें। हमें कहा जाता है कि सर परसेंटेज निकालें, परसेंटेज फाइंड करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करें इन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करें, ये हमसे क्वेश्चन था। परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा उसको हमने, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मास निकाला 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6 दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। बोलो भाई 180 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी थी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उस एलिमेंट का मास, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100, बताइए भाई, इनटू 100। मास ऑफ कार्बन 12 × 6 अपॉन टोटल मास 180 इनटू परसेंटेज 6 3 0 3 पे 4 0 से कितना आ गया 40%। बताइए क्लियर सभी को? और क्वेश्चन करें। हमें कहा गया है सर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज बताइए। यूरिया क्या है, NH2 C+O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, याद हो सभी। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया NH2 C+O NH2। यदि हम देखें तो नाइट्रोजन का इसका टोटल मास निकालें, नाइट्रोजन का 14 × 2 है, नाइट्रोजन 1 और 1 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4, टोटल मास निकालें दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। परसेंटेज पूछी किसकी है, नाइट्रोजन की। मास ऑफ यूरिया क्या आ गया 60 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ, सोल्व करें इसको, यदि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ यूरिया इनटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ भाई, एक नाइट्रोजन कितनी 2, तो 14 × 2 दैट इज अपॉन टोटल मास 60 × 100। ये आपके पास परसेंटेज आ गई नाइट्रोजन की यूरिया। क्लियर है सभी? चलो दो मैं छोटे से होमवर्क देता हूँ आपको करने, दो छोटे से आपके क्वेश्चन हैं, आपको वो करके मुझे मेरे पास उनका सॉल्यूशन भेजना है, सोल्व करके मेरे पास भेजना है। आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं, गन्ने में पाई जाने चीनी है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सुक्रोज, केन शुगर C12H22O11। एक क्वेश्चन करना है,
दूसरा क्वेश्चन आपको करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO। इसके अंदर मुझे आप दोनों की परसेंटेज निकालकर सल्फर की और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और कार्बन की सुक्रोज के अंदर आप मेरे पास भेजेंगे। आगे चलिए बच्चों, हमने पहला पार्ट किया कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेकंड पार्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक टर्म हमारे पास आई बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरी टर्म हमारे पास आई एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक टर्म है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरी है एम्पिरिकल। मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं। यहां मैं कुछ एक कंपाउंड्स लिख रहा हूं। कंपाउंड्स की जब बात करूं तो मैंने पहला कंपाउंड यहां पर लिखा भाई ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता है C6H12O6। अब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, नया है तुम्हारे लिए चीजें। एम्पिरिकल फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, इसमें से मैं 6 कॉमन लेता हूं। 6 मैं एक कॉमन ले लूं, मैं लिख सकता हूं C1H2O1। ठीक है, तो जब बात करेंगे C1H2O1। मैं लिखता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2। मैं यदि इसको लिखूं तो मैं इसमें 2 कॉमन लूं, तो मैं ये लिख सकता हूं C1H1O1। बोलो भाई, लिख सकता हूं H1O1। मैं तीसरा कंपाउंड लिख रहा हूं बच्चों बेंजीन। थर्ड लिख रहा हूं मैं बेंजीन। यदि मैं बेंजीन लिखता हूं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। यदि मैं इसमें से 6 कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास आ गया C1H1। बच्चों ध्यान से देखें आप सभी फॉर्मूलाज को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को देखें, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को देखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये जो हमारे पास ये रेशियो आ गई, ये जो आ गया, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बच्चा कहता है सर क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला को, ध्यान से देखेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज defined as the formula of a compound which represents simple whole number ratio of elements. The empirical formula is defined as the formula of a compound which represents the simple whole number ratio of the elements in a compound. एक कंपाउंड के अंदर वो फॉर्मूला जो फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। It defined as the formula of a compound which represents the simple whole number ratio of elements in a compound. वो फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करे, उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ध्यान रखें एक बात को, सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि इससे छोटा फॉर्मूला नहीं हो सकता कोई भी। ग्लूकोज का इससे छोटा फॉर्मूला नहीं हो सकता जिसमें उसकी रेशियो सिंपल रह जाए और होल नंबर रह जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। H2O2 का इससे छोटा फॉर्मूला नहीं हो सकता। इससे छोटा करने की कोशिश करो तो फ्रिक्शनल वैल्यू आएगी 0.2, 0.2, 0.3, 0.5, इस तरह की वैल्यू आएगी। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। इसके अंदर सिंपल होल नंबर रेशियो। अब हमने डिफाइन कर दिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड व्हिच रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की यदि बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज the formula which represent
which represent actual ratio of elements. The formula molecular formula is defined as the formula which represent actual ratio of elements in a compound. जो किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की एक्चुअल रेशियो बताता है कि भाई एक्चुअल रेशियो, ध्यान रहे एक्चुअल रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन जो है उसके कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं, तो 6। हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 12 ही हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 ही हैं। H2O2 के अंदर हाइड्रोजन कितने एटम्स? 2, ऑक्सीजन के 2, ग्लूकोज बेंजीन के अंदर 6 और इसके कितने? 6। तो जो फॉर्मूला एक्चुअल रेशियो बता रहा है उस फॉर्मूला को हम क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। उस फॉर्मूला को हम क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो सिंपल रेशियो बता रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो जो बता रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्पिरिकल। अब बच्चों यदि मैं यहाँ से देखूं, यहाँ पर ये नंबर 6 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 6 कॉमन लिया, कोई और होता हो सकता है 3 कॉमन ले लेते, 4 ले लेते, 5 ले लेते। तो मैं यहाँ से दोनों के अंदर रिलेशन वाली कोशिश करूँ तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो आए मेरे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये कोई एक नंबर होगा, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, किसी में 3 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में हो सकता है 1 हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू n कोई होल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा, इस तरह का कोई होल नंबर होगा। तो मेरे पास रिलेशन आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल। क्लियर सभी को? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन बारीकी से याद हो कि है क्या। और हमने निकाल दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। आगे चलो, यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें, क्वेश्चन हमारे पास एक टर्म और रहेगी, उसको मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन को आगे चलेंगे। हमारे पास बच्चों एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों। फोर्थ टर्म आज की वेपर डेंसिटी को यदि मैं डिफाइन करूं तो वेपर डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, क्या है वेपर डेंसिटी? यदि आप वेपर डेंसिटी को डिफाइन करते हो तो वेपर डेंसिटी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जब ये डेंसिटी नापी जाती है गैस की और हाइड्रोजन की तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये दोनों ध्यान रखें। जब भी ये सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर ना रखें। तो वेपर डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा 10th में इक्वेशन आती थी आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन आती थी, आइडियल गैस इक्वेशन। और जो आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। बोलो भाई, PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है बच्चों? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस या कंपाउंड, जो भी है गैस। नंबर ऑफ मोल्स बनाना मैंने पिछले लेक्चर्स में सिखाया था आपको कि किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स बनाना हो तो उसको हम बनाते हैं कैसे? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास WB, मोलिकुलर मास MP। बोलो, गिवन मास WB अपॉन मोलिकुलर मास MP। तो नंबर ऑफ मोल्स जो n थे उसकी जगह मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी WB अपॉन MP। हमने लिखा PV दैट इज इक्वल टू WB अपॉन MP into R into T। P that is equal to WB upon MB into R into T upon V। बोलो भाई, हमने पढ़ा है डेंसिटी होती है बच्चों, डेंसिटी that is equal to मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर WB मास, वॉल्यूम
V वॉल्यूम, मैं लिख सकता हूँ P दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इनटू R इनटू T अपॉन mb, D दैट इज इक्वल टू P इनटू mb अपॉन RT। बोलो वैल्यू सकता हूँ, डेंसिटी क्या आ गई P इनटू WB अपॉन P इनटू mb अपॉन RT। ये बातें मैंने उठा कर याद रखी। यदि मैं ये बात याद रख दूं बच्चों तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखें, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, मैं लिख सकता हूं P mb मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन R into T अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन P into mb हाइड्रोजन into R into T बोलो भाई। हमने कहा है कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर मींस सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे दोनों डेंसिटी नापी गई, हाइड्रोजन की और गैस की। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, T से T कैंसिल, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये भी कैंसिल। वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। कोई बोलो यार, हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन का H2, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस mb अपॉन हाइड्रोजन का H2 का मास 2 होता है। बच्चों ये रिलेशन हमारे पास बन गया, वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि मोलिकुलर मास mb दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये रिलेशन तो मैंने केवल तुम्हें करवा दिया कि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि आया कहां से, इसलिए करवा दिया। ये फॉर्मूला जबान याद हो सबको कि मोलिकुलर मास में और वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है, मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी होता है। मोलिकुलर मास में और वेपर डेंसिटी में रिलेशन यदि कोई पूछे तो मोलिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। अब बच्चों ये 3-4 डेफिनेशन थी। अब हम इसके ऊपर बेस्ड ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस करेंगे। हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई, हमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं वो बात हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में, सिंपल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बात हम करने की कोशिश करें। यदि हम क्वेश्चन देखें बच्चों तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम करें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को दिया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस give the following percentage composition क्या दे रखी है, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन है। द वेपर डेंसिटी of the compound, the vapor density of the compound was found to be 83. Find the molecular formula of the compound, इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है। जब क्वेश्चन देख लें आप सारे, एनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन आपके पास है 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 23. फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम हमें एक टेबल बनानी है।
हमें एक टेबल बनानी है। सबसे पहले हमारा काम है टेबल बनानी, और उस टेबल के अंदर हम कुछ कॉलम बनाते हैं, सोल्व कर रहे हैं। उस टेबल के अंदर हम कुछ एक कॉलम बना रहे हैं। यदि कॉलम बना रहे हैं तो उस कॉलम में हम ये लिखा हमने, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, फिर हम लिखते हैं परसेंटेज, फिर हम लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये सब चीजें हम करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास। एलिमेंट आपको दिया था बच्चों, एलिमेंट जो दिया था वो एलिमेंट था पहला कार्बन। एटॉमिक फॉर्म में ही लिखे एलिमेंट्स का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज 57.8, हाइड्रोजन की परसेंटेज 3.6, और कार्बन रेस्ट इज ऑक्सीजन। रेस्ट इज ऑक्सीजन, जो बाकी बच गई वो ऑक्सीजन। रेस्ट इज ऑक्सीजन मींस कार्बन की 57.8, हाइड्रोजन की 3.6 और 161.4 होगी। टोटल परसेंटेज होती है 100। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 61.4। कितने आ गए? 38.6। 38.6। ये आपके पास परसेंटेज निकाल दिया हमने ऑक्सीजन की। दो एलिमेंट्स जो थे उन दोनों की जोड़ने के बाद आप ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उसको निकाल सकते हो 100 में से 70। एटॉमिक मास की बात, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6। याद क्लियर है सर? चलो इससे मैं थोड़ा सा मतलब एक बार इसको जगह खाली कर रहा हूं। हम इस जगह को यदि खाली कर लें तो मैं आपसे फिर दोबारा से एक बार कह रहा हूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, एक बहुत ही अच्छी सी आप एक टेबल बनाएं। उस टेबल के अंदर क्या लिखें? टेबल बनाएं, एक टेबल, उस टेबल के अंदर कॉलम्स बनाते जाएं आप। पहला, सबसे पहला कॉलम में एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एलिमेंट, परसेंट, एटॉमिक मास। एलिमेंट हमने लिखा कार्बन, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 57.8, 3.6, 38.6, एटॉमिक मास 12, 1 और 16। क्लियर सही? इससे आगे चले बच्चों, ये चीजें हमें गिवन थी। इससे थोड़ा सा और आगे चले थी हम, तो हमने देखा बच्चों कि हमारे पास हमने निकाले, इससे आगे बढ़े यदि हम इस टेबल के अंदर, तो हम निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। किससे किससे डिवाइड करते हैं? परसेंटेज को डिवाइड करते हैं किससे? एटॉमिक मास। परसेंटेज पहले केस में देखिए, कार्बन की परसेंटेज 57.8, एटॉमिक मास 12, 3.6, एटॉमिक मास 1, 38.6, एटॉमिक मास, डिवाइड किया, सोल्व किया, ये तो 3.6 आ गया, ये 3.6 आ गया। यदि हम देखें इस दूसरे को, पहला हमारे पास 3.6, ये हमारे पास 4.82 आ गया, और ये हमारे पास 2.41, 2.4। अब बच्चों हम अगली कॉलम बनाएं। अगले कॉलम के अंदर हम लेके चलते हैं। हमने देखा हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, याद रखना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये रेशियो तो अभी इसमें फ्रिक्शन करेक्शन के अंदर है। हम सिंपल रेशियो बनाएं। हम बनाएं क्या? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो बनाने की कोशिश करें। सिंपल रेशियो बनाने की कोशिश करें यदि हम, तो जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की बात की थी उसमें जिसके सबसे छोटे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आए हैं उसको देखिए। 2.41 है, सबसे छोटा है। इसको राउंड ऑफ कर लें, इसको इससे सभी को डिवाइड कर दें, सभी को डिवाइड कर दें मींस 4.82 अपॉन 2.41, 3.6 अपॉन 2.41, 2.41 अपॉन 2.41, इसको किया तो ये कितना आ गया? 1।
इसको किया आते कितना है 2, इसको किया आते कितना है 1.5। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है बच्चों, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, हम ये टेबल जो बनाते हैं, ये टेबल एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए बनाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए भी टेबल बनाते हैं। और एम्पिरिकल फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपल होल नंबर रेशियो को, होल नंबर रेशियो को बताता है बच्चों। सिंपल होल नंबर रेशियो जो फॉर्मूला बताता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है तो ये रेशियो कभी फ्रिक्शन के अंदर है, बोलो भाई 1.5 है, होल नंबर नहीं। अब हमें एक स्टेप, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर को मार्क करोगे तो यही पर खत्म हो जाएगा, उसमें ये रेशियो सिंपल रेशियो आ जाएगी। यदि होल नंबर रेशियो आ जाती तो क्वेश्चन यही पर खत्म था, लेकिन यहाँ पर नहीं आए, इसलिए इसको और आगे लेके चल रहे हैं। और आगे लेके यदि चले हम इसको, तो इसमें हम एक और बनाएंगे, उसमें हम क्या कहते हैं, एक और कॉलम, उसमें कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक और कॉलम बनाया, उसमें क्या कहा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो डाटा आपके पास फ्रिक्शन के अंदर आई है, फ्रैक्शन के अंदर आई है, उस डाटा को आप ऐसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो एक होल नंबर बन जाए, होल नंबर बन जाए। 1.5 आई है, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो कितनी हो जाएगी 3। अब मुझे केवल इस को नहीं करना, मुझे सारों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 2, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2। ये डाटा, ये रेशियो जो दिखाई दे रही है, ये होल नंबर है, बोलो भाई 4 3 2 होल नंबर है। अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखिए तो कार्बन और C4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन, याद क्लियर से, C4H3O2, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन में हम। तो हमारे पास हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। अब मेरे को तो निकालना क्या था, हमारे को तो बच्चों निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, C4H3O2, बोलो भाई क्या हो गया, 12 × 4 प्लस 1 × 3 प्लस 16 × 2, बोलो भाई कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का कितना बच्चों, ये आपके पास 16 × 2, ये आपके पास कितना आ गया 83। अब बच्चों हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी से कितनी है 83, वेपर डेंसिटी गिवन है। वेपर डेंसिटी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, बोलो 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × 83, 2 × 83 दैट इज इक्वल टू 6, 166, 166। अब ये हमारे पास 166 आ गया। हमें बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमारे पास आ चुका कितना 166, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमारे पास आ चुका कितना 83। हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं दोनों तरफ मास जोड़ दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 166 दैट इज इक्वल टू into n into एम्पिरिकल मास 83 कितना 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू 2 आ गई तो मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C4H3O2, क्या है भाई आपके पास C8H6O, देखो भाई देखो सारे ध्यान से देखो C8H6O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया होगा तो सभी को समझ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से समझ आ जाएगा।
एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ। अब यदि एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सेकंड, एन organic compound contains 10.4% carbon, 0.84% hydrogen and 89.12% chlorine. Derive its empirical formula and molecular formula. Molecular mass of the compound is 119.5 gram. ये आप An organic compound contains 10.4% carbon, 0.84% hydrogen and 89.12% chlorine. Derive its empirical formula and molecular formula. Given क्या है? Molecular mass of the compound is 119.5. बच्चों ने कहा था जब भी आपको सोल्व करें, जब भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी आप निकालना चाहें, सबसे पहले एक टेबल बना लें, बच्चों सारे। टेबल के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, सेकंड के अंदर परसेंटेज, थर्ड के अंदर मास, अगले के अंदर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ तक रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैंने अभी बताया था परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज को एटॉमिक मास से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। एलिमेंट देखिए बच्चों, आप एलिमेंट्स की भी बात करें आप, तो एलिमेंट्स आपके पास कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ध्यान रहे एटॉमिक स्टेट में लिखना है। परसेंटेज 10.4, 0.84%, 89.12%, मास 12, 1, 35.5। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले कार्बन के, परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करें। कार्बन की परसेंटेज 10.4 डिवाइड कर दिया 12 से, 0.84 डिवाइड कर दिया किससे, 1 से। इसकी 89.12 डिवाइड कर दिया किससे, 35.5 से। ये आपने डिवाइड कर दिया था, ये तो आपके पास 0.84 ही आ गया, 0.84। यदि आप सेकंड देखें तो सेकंड के अंदर आपके पास 0.86, इसमें देखें आप तो 2.5। अब 2.5 बना, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन जरूर दिमाग में हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है, तो जो सबसे छोटा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जिसके आए हैं, तो हम एक और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट नहीं आई तो सिंपल रेशियो बनाएं। सिंपल रेशियो यदि बढ़ाएं तो जो सबसे छोटा है उसको हम क्या कर लें बच्चों, राउंड ऑफ कर लें, उससे सभी को डिवाइड कर दें। 0.86 अपॉन 0.84, 0.84 अपॉन 0.84, 2.51 अपॉन 0.8, कितना 1, ये भी नियरली इक्वल टू 1, और ये बच्चों आपके पास कितना आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चों। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया बच्चों। एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करो यदि आप, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आज का एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू C1H1Cl3। यदि आप इसको देखें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यदि आप निकालना चाहें तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, 3 आइटम्स है तो इंटू 3 सोल्व किया 119.5 ग्राम। ये आपके पास आ गया 119.5 ग्राम। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है
गिवन है कितना है भाई 119.5 ग्राम, बोलो 119.5 ग्राम। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोलिकुलर फॉर्मूला मास दैट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पड़ा, मोलिकुलर मास 119.5 इंटू n इंटू एम्पिरिकल 119.5, ये आपके पास क्या आ गया n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, और n की वैल्यू यदि 1 आ गई तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला n 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CHCl3, तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपके पास यही आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों CHCl3 आ गया, सेम आ गया। इस केस में एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के आगे सेम। समझ में आई होगी सभी को? बहुत क्वेश्चन है बच्चों, किसी के पास कोई बुक होगी नहीं भी होगी तो हम यहाँ से आप लोगों के पास रेगुलर असाइनमेंट भेजेंगे, आप पहले इनको पढ़ें। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ सभी को, जिसने पढ़ना अभी लेट शुरू किया, जो बच्चा लेट ग्रुप से जुड़ा हो, वो बच्चा जब भी पढ़ने लगे मोल कॉन्सेप्ट को, वो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरह से पढ़ने लगे। दूसरी बात, यदि ये लेक्चर आपको समझ में आते हो तो इन लेक्चर्स को अपने जो साथी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन तक जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि सबका धर्म है शिक्षा को जितना फैलाया जाए उतना ही कम है। और इस विपरीत परिस्थिति में तो जितना हम लोगों का भला कर पाएँ, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम पुलिस में नहीं हैं, तो ना तो हम किसी का इलाज कर पाते हैं, ना हम किसी को रास्ते के ऊपर किसी की केयर कर पाते हैं, हम तो इसी काम के अंदर लगे हुए हैं, पढ़ने और पढ़ाने के काम के अंदर। तो हम तो केवल अपना ये काम है, और राष्ट्र भक्ति यही है कि जो जिस काम में है उस काम के अंदर वो जितना सहयोग कर सके उतना सहयोग करें। तो हमारा तो सहयोग यही हो सकता है कि हम हर उस बच्चे के पास जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता हो, जो किसी और स्कूल में पढ़ने जाता हो, या फिर जो कोई हमारे किसी और स्कूल सेक्शन में पढ़ता हो, उसके पास अपना ये मटेरियल भेज सकते हैं। समझ में आएगा? असाइनमेंट भेजी जाएंगी, क्वेश्चन करना। अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय।